क्लास फिजिक्स पार्ट 2 में नया लेसन प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देखें प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम लेसन इसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और गोलीय तलों पर हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हैं लेंस पर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो है एक ठोस त्रिभुजाकार आकृति, देखी भी होगी आपने, एक ठोस त्रिभुजाकार आकृति। ये प्रिज्म जो है किसी समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के द्वारा दो समतल पृष्ठों के द्वारा घिरा हुआ एक आकृति होती है जो कि किसी कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, इनके बीच समतल पृष्ठों के बीच जो अपवर्तक पृष्ठ है के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं या प्रिज्म कोण कहते हैं। यहाँ पर चित्र में मैंने बनाया है ये प्रिज्म, यहाँ पर अपवर्तक कोण ए है, इसे प्रिज्म कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म लिया है जिसका जो बाहरी सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है ABC। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। एक यहाँ पर हमने एक प्रकाश की किरण PQ, इस पर आपतित किरण PQ डाली है, आपतित किरण है। इस तल के ऊपर यह अभिलंब रेखा, मान लीजिए पॉइंट की M है, NE रेखा AB पर अभिलंब है। अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है, तो ये QR यह अपवर्तित किरण है, QR। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा पृष्ठ AC पर जाकर टकराती है, इसका अभिलंब ME है तल के ऊपर, और बाद में प्रकाश की किरण जो है कांच से हवा में चली जाती है, तो RS जो है इसमें निर्गत किरण है। तो यहाँ पर कोण NQPI ये आपतन कोण है। यहाँ पर यह कोण जो है जब यह अपवर्तित हो रही है किरण इसके साथ अभिलंब के साथ कोण बनता है, ये अपवर्तन कोण है। और बाहर जो ये किरण निकल रही है ये इसमें I' लिखा हमने, ये मान लीजिए निर्गमन कोण है, ये निर्गत कोण है, निर्गमन कोण भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमने आपको त्रिभुज के बारे में, प्रिज्म के बारे में बताया। ठीक है, तो अब इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन भी कहते हैं इस अंग्रेजी में। आपतित किरण को आगे की ओर तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर। आपतित किरण को आगे की ओर हमने ये बढ़ा दिया, मान लीजिए पॉइंट ये T है, और अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर मान लीजिए पॉइंट ये D है। तो आपतित किरण को आगे की ओर, अपवर्तित किरण निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर तो कोण बनता है, इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण को आगे की ओर तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कोण बनता है इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। इस कोण को विचलन कोण की परिभाषा मैंने लिखी है आपके सामने। एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी है प्रिज्म से रिलेटेड। ठीक है, I डेल्टा वक्र खींचना, I यहाँ आपतन कोण है, डेल्टा यहाँ पर विचलन कोण है। तो ये एक्स एक्सिस ये आपतन कोण है और वाई एक्सिस पर विचलन कोण लिया है। अलग अलग आपतन कोण के लिए प्रिज्म पर अलग अलग आपतन कोण से हमने इसमें प्रकाश की किरण डाली और विचलन कोण के मान देखे। तो विचलन कोण के मान देखने पर इस प्रकार से विभिन्न आपतन कोणों के लिए विचलन कोण का मान इस प्रकार से आता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो इस प्रकार का एक निशान इसमें बनता है, जैसे ये राइट का निशान हो, तो ये देखा गया है कि इस प्रकार का वक्र बनता है। इसका क्या है कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर विचलन कोण का मान, देखिए ये विचलन कोण लिया है हमने, विचलन कोण का मान घटता है। ठीक है, और एक विशेष
आपतन कोण पर ये मान जो है न्यूनतम हो जाता है और उसके बाद फिर आगे की ओर अगर हम बढ़ाएं तो ये मान बढ़ना शुरू हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को जिस पर ये मान जो है एक मतलब विशेष आपतन कोण पर ये मान न्यूनतम हो जाता है विचलन कोण का, इस विचलन कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, इस कोण को न्यूनतम विचलन, यानी क्या बताया आपको, जब हम आई डेल्टा वक्र खींचते हैं आपतन कोण विचलन कोण में, तो आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान धीरे धीरे कम होता है। एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, उससे आगे अगर हम बढ़ाएं आपतन कोण मान तो यह विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। इस विशेष न्यूनतम कोण को अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूनतम विचलन कोण की डेफिनेशन विचलन कोण बताया मैंने। बच्चों अभी मैं आपको यहाँ पर आई डेल्टा वक्र के बारे में बता रहा था कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान एक विशेष आपतन कोण के लिए ये न्यूनतम हो जाता है, जिसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इस स्थिति में जो ये आपतन कोण का मान होता है वो निर्गमन कोण या निर्गत कोण के बराबर हो जाता है, I इक्वल टू आई डैश। तो ये होता है कंडीशन बनती है इसमें अल्प, यानी अगर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, यानी विचलन कोण का मान यदि अल्पतम विचलन कोण के बराबर है तो I इक्वल टू आई डैश के बराबर होता है। दूसरा, इसमें जो ये अपवर्तक रेखा है क्यू आर, दूसरी कंडीशन इसमें क्यू आर ये समानांतर होती है प्रिज्म की आधार रेखा के। ये प्रिज्म है हमारा, इसकी आधार रेखा ये BC है, ये जो इसकी अपवर्तित रेखा है अपवर्तक रेखा क्यू आर इसके समानांतर होती है, क्यू आर समानांतर BC। एक इसमें तीसरी स्टेज और होती है, इसमें जो कोण है आपका ये जो है इसमें ये वाला कोण, ये पूरा कोण आई है तो ये वाला कोण आई, तो यानी I माइनस आर इज इक्वल टू यहाँ पर आई डैश माइनस आर डैश के इक्वलेंट होता है। ये तीन स्थिति इसमें आती है। यदि विचलन कोण अल्पतम विचलन कोण के बराबर है तो आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा, अपवर्तक रेखा आधार प्रिज्म की आधार रेखा के समानांतर होगी, और ये कोण इसमें I और R ये क्या कोण है देखिए आप ध्यान से देखिए, ये कोण I है तो इसके इधर वाला कोण भी ये I होगा, ये पूरा कोण। इसमें से अगर ये नीचे वाला कोण निकल जाएगा तो ये R निकल जाएगा, तो इसमें से ये कोण I इसमें निकल गया तो ये वाला कोण जो बचेगा, ये वाला कोण इसमें जो है ये कोण है ये I माइनस आर है। इसमें इस प्रकार से इधर वाला कोण ये I डैश माइनस आर डैश है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। अब प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र हम करेंगे, तो इसमें सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए आप एक तो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज DQR। त्रिभुज DQR में एक त्रिभुज बना लें अगर आप यहाँ इस तरह से, तो देखिए आप ये कोण जो है बहिष्कोण है विचलन कोण, ये त्रिभुज का बहिष्कोण जो है अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज DQR में कोण DQR प्लस कोण DRQ इक्वल होगा बहिष्कोण के, ये विचलन कोण के बराबर होगा। तो DQR कोण मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर ये I माइनस आर के इक्वलेंट है, और DRQ इस प्रकार से इधर लेंगे तो ये हो जाएगा I डैश माइनस आर डैश के बराबर है, और ये इक्वल टू डेल्टा। इसको हम लिख सकते हैं, इधर लिखिए डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस आई डैश, और ये हो जाएगा माइनस आर प्लस आर डैश। एक समीकरण आपकी ये इस तरह से त्रिभुज का बहिष्कोण अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से ये वाला कोण जो है इसमें इस त्रिभुज में ये वाला कोण I माइनस आर के इक्वलेंट है, और ये वाला कोण I डैश माइनस आर डैश के इक्वलेंट है। इसके अलावा इसमें हम चतुर्भुज लेंगे, चतुर्भुज लेंगे AQER। इस चतुर्भुज के अंदर देखिए कोण, एक तो कोण AQE ये 90 डिग्री है, चूंकि ये अभिलंब है हमारा इसके ऊपर, देखिए ये AQE 90 डिग्री है। इस प्रकार से एंगल ARE ये भी 90 डिग्री है, ये भी अभिलंब है यहाँ पर, देखिए दो अभिलंब डाले थे हमने। इसके अलावा इसमें
आप देखिए इसमें क्या है, तो अन्य दो कोण कौन कौन से, एंगल ए प्लस एंगल ई का सम भी 180 हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चार कोणों का योग चतुर्भुज ए क्यू ई आर में 360 होता है, तो ये दो कोण 90 90 के यानी 180 के, अन्य दो कोण जो बचे कौन कौन से, एंगल ई ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पर। इसके अलावा त्रिभुज क्यू आर ई लेंगे, त्रिभुज क्यू आर ई, त्रिभुज क्यू आर ई कौन सा है, ये नीचे वाला है, ये वाला क्यू आर ई। इसमें ये कोण है आपका आर, ये कोण है आर डैश और ये कोण है ई। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसको ले लीजिए, ये हो गया एंगल आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से समीकरण 2 और 3 की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो इसको इसमें देखिए आपको ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई। तो देखिए ई से ई कट जाएगा, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा आर प्लस आर डैश, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम। एक इसके अलावा चीज हम देखें, अगर हम कंडीशन लगाई थी हमने, यदि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, तो हमारे पास आया था अल्फा मिथुन कोण की स्थिति में आई इज इक्वल टू आई डैश। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसमें अगर स्नेल का नियम लगाएं तो एन इज इक्वल टू होता है साइन आई ओवर साइन आर। इसके अलावा हम इसको लिख सकते हैं साइन आई ओवर साइन आर, इधर किसी प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश। अभी हमने आपको बताया आई इज इक्वल टू आई डैश है इसमें, तो अगर इसमें साइन हटा देंगे, यदि आई इज इक्वल टू आई डैश होगा, तो यदि आई इज इक्वल टू आई डैश होगा तो इसलिए आर इज इक्वल टू आर डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन हटा देंगे दोनों से, आई और आई डैश इक्वल है, तो आर इज इक्वल टू आर डैश हो जाएगा स्नेल के नियम से। ये अपवर्तन में हमने पढ़ा, यहाँ पर लगाएंगे तो ये एंगल ए बराबर हो जाएगा आर प्लस आर, यानी ए इज इक्वल टू 2r, अथवा आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2। एक होगी समीकरण हमारे पास ये। ठीक है, अब इसके अलावा हम इसमें जो यहां पर वैल्यू लगाएंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 में समीकरण 1 में क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, तो आई प्लस आई डैश क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, और आर प्लस आर डैश यहाँ लिखेंगे, आर प्लस आर डैश यानी 2r, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2r के स्थान पर a, तो 2i इज इक्वल टू a लिखिए, तो 2i प्लस हो जाएगा डेल्टा m, और यहाँ हो जाएगा ये प्लस a अपॉन 2 ठीक है। इस प्रकार से इसको बताएंगे, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो वैल्यू आ जाएगी, और फॉर्मूला हमारे पास, इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब हमारे पास स्नेल के नियम से n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, स्नेल का नियम होता है, तो वैल्यू लगा देंगे इसमें हम, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला देगा n इज इक्वल टू साइन आई के स्थान पर आएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन आर के स्थान पर हो जाएगा साइन ए अपॉन। ठीक है, इस तरह से हमने निकाला प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र कंप्लीट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे बच्चों, फिर अगली वीडियो में स्टार्ट करें। ठीक है।